कहानी शुरू होती है एक खतरनाक डार्क लॉर्ड से जो अपना आतंक इस दुनिया के चारों ओर फैला रखा है। तो इसका दादागिरी कम करने 9 क्लैन एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर इसका फील्डिंग सेट करने आ जाते। डार्क लॉर्ड अपने में ही बहुत कॉन्फिडेंट है। आज वो इन इंसानों को आराम से मच्छरों की तरह खत्म कर देने वाला है। नहीं तो मैं हमेशा के लिए एक सॉल्टेड मछली बन जाऊंगा। और फिर एक बड़ा सा धमाका के साथ हमें 14 साल बाद का दिखाया जाता, जहां डार्क लॉर्ड अब सचमुच में ही एक मछली बनकर डरा सहमे रहने लगे हैं। यहाँ तक कि वो आज अपनी बेटे तक का परछाई देखकर डर जाते, जो बाहर से अभी कुछ शॉपिंग कर आया है। डार्क लॉर्ड को अपनी बेटे का चिंता होने लगता, क्योंकि वो बहुत भोला जो है, इसलिए वो उसे कहते, बेटा तू ऐसे बाहर मत निकल, बाहर बहुत ही जालिम दुनिया बैठी है। उन्हें जैसे तेरा असलियत पता चलेगा वो तुझे मार देंगे। रेंजी को इस तरह से डरा हुआ देख और उसका फ्यूचर के लिए डार्क लॉर्ड उसे कहते अपना आइडेंटिटी सबसे छुपा कर मास्टर लीग में पढ़ने जाने के लिए, जिससे वो एक अच्छा होने का सर्टिफिकेट लेने के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके, डीमन समाज का जो फ्यूचर बचाना है। रेंजी ये सुन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता और डीमन लॉर्ड उसके सेफ्टी के लिए अपना बॉडीगार्ड ली को इसके साथ भेज देते बाहर पढ़ने जाने के लिए, अपने दिल पर पत्थर रखकर। जस्टिस लीग एक ऐसा जगह जहाँ पर सिखाया जाता है आप कैसे इविल क्लैंस के लोगों को हरा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ आयरनी ये हो रहा है, डार्क लॉर्ड का खुद का बेटा ये सब कुछ सीखने आया है। पर एकेडमी के एंट्रांस में चेकिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिससे कोई भी कल्ट का मेंबर यहाँ पर अपना एडमिशन न करवा ले। तभी गार्ड से कल्ट के मेंबर को बाहर फेंकते, क्योंकि उसके कपड़ों में कल्ट का साइन था। बेचारा अपना सफाई में कुछ ज्यादा बोल पाता, चीफ गार्ड उसे उठवाकर फेंकवा देते फांसी के लिए। रेंजी यहाँ से भाग जाने का सोच रहा था, तभी ली उसे कहता, अरे आप चिंता मत करिए, हमारे कपड़ों में ऐसा कोई भी मार्क नहीं है। तभी अनाउंसमेंट होता, डीमन लॉर्ड का लड़का दिखा गया है ह्यूमन वर्ल्ड में और उसने बिल्कुल इस तरह का कपड़ा पहना है। गार्ड्स आसपास के लोगों को लेकर जा रहे थे जिन्होंने इस तरह का कपड़ा पहना था। कौन लीक कर रहा है हमारे सीक्रेट, वो जब तक इन्हें पकड़ पाते ली रेंजी का भेष लड़की में बदलकर उसे अंदर भेज देता और गार्ड्स को शक भी नहीं होता इतनी सुंदर लड़की को देखकर। तभी रेंजी पीछे देखता तो ली भी अपना भेष बदल कर एक बदसूरत औरत बनकर अंदर आया है। इस बीच डायरेक्टर और डिसिप्लिन डिपार्टमेंट की हेड को शक हो जाता इन पर, जिसका नाम मिंजू है। रेंजी डर रहा होता, तब वो ये रियलाइज करता ये लड़की उसमें नहीं शक कर रही है, उसे ली लग रहा है कोई गुंडा बदमाश जो रेंजी को परेशान कर रहा है। तो अब ये भी वैसा एक्ट करने लगता। हाँ, मैं तो एक बदमाश हूँ। मिंजू रेंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए ली से लड़ने लगती और उसके ऊपर अपना स्पेशल अटैक कर पाती। उससे पहले ये लड़का आकर उसका ध्यान हटा देता और ली यहाँ से हो जाता फरार। मिंजू इस लड़के में अपना गुस्सा निकालने लगती, क्योंकि इसी की वजह से तो ली यहाँ से भाग गया। तब वो उसे बताता उसे जोर का 2 नंबर लगा है और वो यहाँ पर टिश्यू पेपर ढूंढते हुए आ गया है। रेंजी उसे अपना हैंकरचीफ देता तो वो इसके प्यार में पड़ जाता। फिर उसका जाते ही मिंजू रिंची को बताती उसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद, पर रिंची तो एक प्यारी सी लड़की है तो वो उसे हमेशा प्यार करेगी। बाद में मिंजू डार्क लॉर्ड का फोटो दिखाते हुए बताती, यह है डार्क लॉर्ड का लड़का और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। ये जिस दिन मुझे मिल गया मैं इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर कर कुत्तों को खिलाऊंगी। रेंजी को डरा हुआ देख मिंजू कहती तुम्हें उसे डरने का कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद हमें एंट्रांस सेरेमनी का दिखाया जाता, जहाँ मिंजू सभी को हेडमास्टर फेट से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। सभी पहली बार बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ देर बाद उनका भाषण सुन इतने देर तक खड़े खड़े सब बोर हो जाते। तभी हेडमास्टर टॉपिक उठाते इविल लोगों को मारने का, जिसे सुनते साथ सभी के अंदर जोश आ जाता बुरे लोगों को मारने के लिए, और ये लोग अच्छे मानते अपने आप को। उतने में रेंजी देखता उसका पुतला का ऊपर में टांगा जा रहा है, जिसके बाद मिंजू राम भगवान के जैसे उसका सर्वनाश कर देती और उसमें से एक बॉल उछलता। वहाँ सभी बच्चों में खुशी का लहर था, लेकिन रेंजी इस भीड़ से अपना जान बचाकर बाहर भागने का कोशिश में। उतने में उसका खराब किस्मत, उसके हाथ वो बॉल लग जाता जिसे पाने के लिए सब कोशिश में थे। मिंजू रिंजी को स्टेज में बुलाकर कांग्रेचुलेशन बोलने के साथ कहती तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हें ये बॉल पकड़ने की वजह से मिलता है हेडमास्टर की तरफ से ये मूर्ति, और ये कोई आम मूर्ति नहीं है, इसमें हेडमास्टर का 10 सालों का मेहनत किया गया कल्टीवेशन गिफ्ट मिला है तुम्हें। सारे बच्चों को रिंजी से जलन होता। उसी समय रिंजी को कहा जाता अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के साथ अपना सेक्ट सभी को बताने। सभी बेसब्री से सुनना चाहते थे ये बिलोंग कौन सा सेक्ट से करती है। तभी रिंजी झूठ बोल देता वो कोई सेक्ट से बिलोंग नहीं करता है। हेडमास्टर का उस
उस पर शक होता तो वो उसका कल्टीवेशन चेक करने के लिए रिंजी का हाथ मांगते, लेकिन रिंजी अपना आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए हेडमास्टर से दूर भागने लगता। हेडमास्टर उसे रोकने का कोशिश करते और वो नीचे गिर जाता। उसी वक्त रिंजी को बहुत हल्का महसूस हो रहा था, तब वो गौर करता उसका आगे का सामान नीचे गिर गया। स्टूडेंट शक करने लगते ये जरूर कोई लड़का है। उस समय मिंजू रिंजी को प्रोटेक्ट करते हुए कहती, तुम सब उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो, क्या हो गया उसके आगे के छोटे। मिंजू फिर सभी को विश्वास दिलाने के लिए रिंजी को किस कर देती सभी के सामने, क्योंकि वो एक लेस्बियन है और ये बात बाकी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। मिंजू किसी लड़के को तो किस नहीं करेगी। अरे यार क्या समझाना पड़ रहा है मेरे को। बाद में प्लेसमेंट टेस्ट होता, कौन किस क्लास में जाएगा अपना परफॉर्मेंस के हिसाब से। चीफ गार्ड बाकी बच्चों से तो बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन वो रिंजी को हर जगह से नीचा दिखाते। राउंड 1 स्टार्ट होता जिसमें इन सबको 50 लैप्स दौड़ना था, पर चीफ गार्ड रिंजी को कहते 100 लैप्स दौड़ने के लिए। पर ऐसा क्यों सर? क्योंकि मुझे वो बच्चे पसंद नहीं जिनके बैकग्राउंड का कुछ पता ना हो। कुछ ही सेकंड बाद चीफ गार्ड को रिंजी बोलता अपना 100 लैप्स कंप्लीट कर, तो वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, इतने जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया। तब मिंजू अपना 50 लैप्स कंप्लीट कर आकर कहती, इसने सचमुच में ये कंप्लीट किया है क्योंकि ये पावरफुल जो हो गया हेडमास्टर का मूर्ति पाकर। राउंड 2 में इन्हें निशाना लगाना था बीच के रेड डॉट में। स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी आ रही थी, ठीक बीच में निशाना कैसे लगाया जाए, पर रिंजी पहले ही बार में ये टेस्ट पास कर लेता, जिससे सभी चौंक जाते। मगर चीफ गार्ड को ये सहन नहीं होता और वो रिंजी को जानबूझकर फेल कर देते। मिंजू रिंजी का तरफ लेती तो चीफ गार्ड उसे भी फेल करने का बात करने लगते। तभी यहाँ एंट्री होता एक नए कैरेक्टर का, बाई। ये छोटी सी स्टूडेंट इतना अन्याय होते हुए नहीं देख पाती और चीफ गार्ड को डायरेक्ट चैलेंज कर देती लड़ाई के लिए। अगर वो इसमें जीतती है तो उन्हें सॉरी बोलना पड़ेगा रिंजी को। जरा बताना तुम कौन से सेक्ट से हो? सनफ्लावर सेक्ट। कभी सुना नहीं। और तुम्हारे स्कोर कितने आए थे इन 2 राउंड्स में? मैं फेल हुई हूँ। फिर भी इतना घमंड। चीफ गार्ड बाई में पूरा गर्मा कर चले जाते लड़ने के लिए, और यहाँ वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, फिर भी उसका जोश कम नहीं होता लड़ाई के प्रति। चीफ गार्ड को उसका ऐसा हरकत देख याद आता उसके डैड का, और वो उनका मजाक उड़ाने लगती। बाई को उसके पापा का बुराई सहन नहीं होता और वो रोते रोते लड़ने लगती, जहाँ रिंजी को उसका बातें सुन अपने पापा के साथ बिताया हुआ पल याद आता। चीफ गार्ड इसका काम खत्म करने वाले ही थे, उससे पहले रिंजी इसे बचा लेता। अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। चीफ गार्ड अपना पूरा जोर लगाकर भिड़ जाते हैं रिंजी से लड़ने के लिए, लेकिन वो तो आराम से उनका अटैक को डॉज कर पा रहा है। तभी रिंजी रियलाइज करता उसे लड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके पापा ने उसे कहा है कभी भी अपना पावर किसी के सामने रिवील नहीं करने को, क्योंकि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे ओपोनेंट तुमसे डर जाएंगे। हमें ये भी दिखाया जाता है रिंजी को बचपन से ही ट्रेनिंग मिला है कई सारे लोगों से, तभी तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए डार्क लॉर्ड रिंजी को बस एक थप्पड़ मारने का परमिशन दिए। रिंजी को थप्पड़ खाकर चीफ गार्ड अपना औकात जान लेते, और साथ में ये भी इतना पावरफुल हमला सिर्फ एक कल्ट का ही मेंबर कर सकता है। वो इस बात को सभी को बता पाते, उससे पहले अटैक का साइड इफेक्ट से बेहोश हो जाते। सारे स्टूडेंट रिंजी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानने लगते। तभी यहाँ पर बहुत सारे सैनिकों के साथ एक टीचर जिनका नाम बूसिंग है यहाँ पर आकर कहते, तुम किसी एक बच्चे से हार गए हो। सुन लो तुम सब, हमारे बीच एक सेक्ट का मेंबर है, अगर वो मेरे सामने खुद आ जाता है तो मैं उसे आसान मौत दे दूंगा। कुछ देर पार हो जाता और रिंजी खुद आगे नहीं बढ़ता तो बूसिंग उस पर आरोप लगा देता कल्ट का मेंबर होने का, क्योंकि वो एक चीफ गार्ड को इतना आसानी से कैसे हरा सकता है। मिंजू रिंजी का तरफ लेते हुए कहती, सर ऐसा बात नहीं है, रिंजी को हेडमास्टर की तरफ से वो मूर्ति मिला, इसी की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग है। बूसिंग प्रूफ दिखाते हुए उसी लड़के को बुलाता जिसे रिंजी ने अपना हैंकरचीफ दिया था, और उसे यूज करने की वजह से इसका गांड जल चुका है। बताओ इनमें से कौन है कल्ट का मेंबर? सियान रिंजी से रोते हुए जा चिपकता, वो अभी सेफ है। उस रुमाल में एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है जिससे किसी का जान भी जा सकता था। रिंजी को याद आता उसमें कोई पॉइजन नहीं है, उसमें जरूर वो मसाले गिर गए होंगे जब ली और वो खाना बना रहे थे डार्क लॉर्ड के लिए। वहाँ के सारे लोग ये समझने लगते इतनी प्यारी लड़की तो ऐसा काम नहीं कर सकती है, तो जरूर उसे भी कोई मारने का कोशिश कर रहा होगा। तभी बूसिंग अचानक से अटैक कर देता रिंजी की तरफ, और बाहर निकलता ली, जो अपने ऊपर इस सब चीजों का सारा इल्जाम लेकर बूसिंग से लड़ाई करते हुए उसे अभी के लिए तो अपने पीछे भगाते हुए भाग जाता। स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के समय मिंजू के अच्छे स्कोर की वजह से वो टॉप क्लास में चले जाती, और एवरेज बच्चे तक का अच्छा क्लासेस में उनका प्लेसमेंट हो रहा था। मगर जब रिंजी का बारी आता उसे लोएस्ट क्लास में डाला जाता, उसका अच्छा स्कोर आने के बाद भी।
एक तो इतना घटिया जगह रहता पूछो ही मत, दूसरे एक से बड़े एक चूतिए क्लासमेट मिलते। कोई ब्लॉगर निकलता तो कोई गणमारा आदमी, कोई बच्चा निकलता तो कोई क्लास में नहा रहा है, यहाँ तक कि इन्हें कोई पढ़ाने भी नहीं आने वाला। तब बाई कहती वो इन सबको पढ़ाएगी। इन सब का इतना हल्ला गुल्ला सुन बूसिंग क्लास के अंदर आते तो इन सबको डांट लगाते। बाई इस चीज का कंप्लेन करती तो वो उसका 5 मार्क्स काट देते। देखो, हमारा स्कूल का एम है डिसिप्लिन, जिसका मतलब जिसका भी 100 पॉइंट कटा वो स्कूल से बाहर चले जाएगा। अरे ये क्या दादागिरी है। और यहाँ कटते हैं -5 पॉइंट। भाई डर कर शांत हो जाती और बूसिंग यहाँ पर सभी बच्चों का कमियां निकाल कर उनका मार्क्स ही काटते जाता। और जब रिंजी का बारी आता, अपने टीचर को हराने की वजह से तुम्हारे डायरेक्ट कटते हैं 100 पॉइंट, यानी कि निकल जाओ स्कूल से। अब मैं क्या ही मुंह दिखा पाऊंगा अपने पापा को। जल्दी इसके सामान के साथ इसे बाहर फेंको। उसमें तो मेरे लड़के वाले कपड़े रखे, मैं तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। ये दोनों सियाना बनकर कहते हैं सारा पूसे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं स्कूल से, ऐसा है तो हमें भी निकाल दीजिए। अगर ऐसा बात है तो तुम तीनों ही निकल जाओ स्कूल से। कितना चुभने लगा हूँ सबको। तभी मिंजू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिंजी के लिए आ पहुँचती और अपना आवाज उठाती, सर ये सही नहीं है, रिंजी का इरादा नहीं था चीफ गार्ड को घायल करने का, वो निर्दोष है। मैं तुम्हारा भी पॉइंट काट दूंगा। अगर ऐसा बात है तो मैं डिसिप्लिन डिपार्टमेंट का पोस्ट को रिजाइन करती हूँ और आज से मैं इसी क्लास में पढ़ूंगी। तुम मास्टर लीग के लीडर की इकलौती बेटी हो, तुम इतना वाहियात डिसीजन कैसे ले सकती हो। मिंजू अपने बात में अड़े रहती तो बूसिंग अपना गुस्सा दिखाते हुए यहाँ से जा रहे थे। तभी हेडमास्टर यहाँ टहलते टहलते पहुंचते और बताते इस क्लास को टीचर कैन पढ़ाने वाले थे, लेकिन उनका तबीयत खराब हो चुका है और बूसिंग यहाँ पर है तो हेडमास्टर उसे यहाँ का नया टीचर बना देते। इससे ये बेचारा तो पूरा टूट जाता, पर सियान बहुत खुश नजर आ रहा था, उसे इतने एक्सपीरियंस सर से सीखने का मौका मिलेगा। हेडमास्टर फिर रिंजी को एक्सपेल होने से बचाकर इन दोनों का दोस्ती देखते हुए 5-5 मार्क्स गिफ्ट कर देते इन्हें। बाद में इन्हें मालूम चलता इन दोनों को एक ही रूम दिया गया रहने सोने के लिए। रिंजी परेशान होने लगते, एक लड़का और एक लड़की कैसे साथ में सो सकते हैं। तभी मिंजू रिंजी को साइड में छींकते हुए कहती, मुझे तुम्हारा असलियत पता चल गया है डार्क लॉर्ड, तुम एक लड़के हो। तुम्हें पता कैसे चला? मैं जब तुम्हारा बैग चेक कर रही थी तब मुझे ये तुम्हारे लड़के वाले कपड़े मिले। मैं तो सोची थी तुम्हें सरप्राइज देने का, हमारा डॉल इसमें डालकर, पर तुम तो धोखेबाज निकले। बताओ अपना सच जल्दी। रिंजी घबरा कर अपना पावर अनलिस्ट कर कहता, प्लीज मुझे समझने का बस एक मौका दे दो। मिंजू उसका स्टोरी जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, पर एक पूरा दिन उसके साथ बिताकर वो ये तो समझ गई थी ये इतना भी बुरा नहीं है। आखिर रिंजी सारा बात मिंजू को बता देता और वो ये सुन हेडमास्टर को कंप्लेंट करने जा रही थी, लेकिन जा नहीं पाती रिंजी का क्यूटनेस में फंसकर और डिसाइड करती उसमें हरदम नजर रखने का, क्योंकि आखिर में वो एक कल्ट का मेंबर जो है। तभी दोनों को साथ में वो किस वाला सीन याद आ जाता और वो रिंजी को कहती और भी संभल कर अपना भेष बदलने सबसे। इसके बाद सबसे बड़ा मुश्किल आता सोने समय में, क्योंकि बिस्तर तो एक है लेकिन सोने वाले 2। मिंजू बिस्तर के बीच लक्ष्मण रेखा टान देती, इसके आगे ना वो जाएगा ना ये आएगी। सोने समय रिंजी बहुत खुश हो रहा था, आज उसने एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनाया है। तभी वही दोस्त अपने सपने में उस पर अटैक कर देता और फिर अपना ही बोला बात को काट कर नींद में रिंजी को पकड़कर सो जाती। सुबह सुबह मिंजू बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन रिंजी बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। धीरे धीरे कर सारे बच्चे इस जगह में आने लगते। सियान मिंजू से पूछता, तुम लोग रात में ठीक से सो पाए तो थे ना? तब वो रात का हादसा को याद कर उसे दूर उड़ाती। तभी बूसिंग यहाँ अपना एंट्री मारता इनका पहला क्लास लेने के लिए, जिसमें इन्हें दो के पेयर्स में लड़ाई करना पड़ेगा। विनर का 5 पॉइंट ऐड होगा, लूजर का 5 विडक। रिंजी अपना आइडेंटिटी बचाने के लिए मिंजू से कहता, हम दोनों अपना पेयर्स बना ले। इसका कोई जरूरत नहीं। अरे बाप रे, तुम्हारा एपिसोड में भौंकते रहते हो। तुम्हें हेडमास्टर की तरफ से वो मूर्ति मिला जिसकी वजह से तुम पावरफुल हो, इसलिए मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। पहला मैच होता मिंजू और इस आंख के अंधे के बीच। लड़ाई के दौरान मिंजू गौर करती बूसिंग ऑब्जर्व कर रहा है सबका काय एनर्जी, जिससे वो आराम से ये भी आइडेंटिटी कर पाएगा रिंजी का कल्ट का काय एनर्जी। तभी बूसिंग अनाउंस करता वो ये राउंड जीत चुकी है, क्योंकि वो आंख का अंधा उस पत्थर को मिंजू समझकर उस पर अटैक कर रहा है। सियान का लड़ाई होता है इस आधे टकले से और ये काफी एक दूसरे को अच्छा टक्कर दे रहे थे और अपना लड़ाई भूलकर बस एक दूसरे का तारीफ ही करने लगते। तो बूसिंग इन दोनों का ही 5-5 मार्क्स काट देता, करते रहो बकचोदी। इसके बाद इस छोटी सी बच्ची का मैच होता, जिसमें ये अपना सेक्ट का स्टोरी बताने लगती, तो इसका ओपोनेंट एक ही वार कर उसे जीत जाता। आखिर जिस लड़ाई का सबको सबसे ज्यादा इंतजार था वो समय आ जाता। तुमने जो इतने समय से मुझे परेशान किया, आज मैं उस सब का बदला निकाल लूंगा। बूसिंग फिर हमला कर देता रिंजी के ऊपर और उसे ना चाहते हुए भी अपना काय एनर्जी दिखाना पड़ता
पर ये पावर उसका हेडमास्टर का दिया हुआ था, तो उसमें किसी का भी शक नहीं जाता। अब बुसिंग अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला कर देता रिंजी के ऊपर। धुआं हटने पर वो तो ठीक मिलता, लेकिन उसका कपड़े थोड़े थोड़े जगह से फट चुके थे और सभी का ध्यान आ जाता उस पर। सारा पैसे कैसे कर सकते एक लड़की के साथ, और बाई भी उसका इसमें साथ देती। तो बुसिंग सैन को अपना कपड़ा उतारने को कहता। सर आप अपना गलती को बैलेंस करने के लिए मेरा कपड़ा क्यों उतरवा रहे हो? देखो बच्चों, जब तुम्हारा किसी एक कल्ट के मेंबर से लड़ाई होगा तब तुम्हें इतना समय नहीं मिलेगा कपड़ों के बारे में सोचने का, इसलिए समझो मेरे बात को। चलो अब रिंजी, तुम मुझे एक कल्ट का मेंबर समझकर उस पर अटैक करो। दोनों फिर अपना मैच शुरू कर देते और इस बार बुसिंग का कुछ ज्यादा ही सीरियस होने की वजह से रिंजी कमजोर पड़ रहा था। रिंजी हेडमास्टर का दिया हुआ सारा काई एनर्जी यूज कर देता बुसिंग पर। वो भी पीछे हटते हुए अपना फाइनल ब्लो मार देता रिंजी पर। तब उसके स्टूडेंट उसे बताते उसने फाइटिंग लाइन को क्रॉस कर दिया है। तब ये बेचारा अचानक से अपने बालों को हाथ धो बैठता, क्योंकि बोला जाता है जब हेडमास्टर का काई एनर्जी उस इंसान को मिले, अभी तक वर्जिन है नहीं तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका ऐसा हाल हो जाता है। सारे बच्चे रिंजी को चेयर करने लगते, वो ये मैच जीत चुका है। उसी बीच इसके कपड़े पूरी तरह से फटने लगते। सभी का नजर उसी के ओर था, लेकिन इसका पोल खुलने से पहले ली सही समय में आकर रिंजी को बचा लेता, उसके कपड़ों को चेंज कर। फिर वो भी अपना भेष बदल कर यहाँ आकर बोलता, अब से मैं तुम्हारा ड्रोन सुपरवाइजर हूँ, और इस मासूम बच्चे के साथ ऐसा किसने किया? मैम उस टकले ने। ली का एक जोर का मुक्का खाकर बुसिंग होश में आ जाता। बच्चों, अब से तुम्हें जो भी परेशान करेगा मुझे बताना। कोई भी बच्चा पहचान नहीं पाता ली का असलियत, वो इतने अच्छे से जो भेष बदला था। इधर बुसिंग ना चाहते हुए उसे अपना हार स्वीकार करना पड़ता, वो एक बच्चे से हार गया। लेकिन रिंजी, मुझे जिस समय लगा तुम स्कूल का डिसिप्लिन के साथ छेड़खानी कर रहे हो, मैं उसी समय तुम्हें निकलवा दूंगा। इसके बाद बुसिंग ली को भी वॉर्न करता, तुम नहीं हो ना यहाँ, अगर यहाँ कायदा से रहोगी तो मुझसे फायदा में रहोगी। इस एड्रेस में अकेले चले आना। यहाँ ये मोटा बहुत समय से उन पर नजर बनाकर इस लड़की को कहता कुछ करने के लिए। एक हफ्ता पार हो जाने पर रिंजी अपने पापा को लेटर लिखता, पापा मैं हर रोज मस्ती कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, बस एक परेशानी है, मेरे अभी -90 पॉइंट चल रहे हैं, फिर भी मैं आपको पास होकर दिखाऊंगा। उसी वक्त क्लास में बुसिंग पहुंचकर सबसे पहले रिंजी को टारगेट करता। क्या तुम हर रोज मस्ती कर रही हो? वो तो दिख रहा है, तुम अपना समय पढ़ाई में लगाने का छोड़कर खाली मेकअप में ध्यान लगा रही हो, यही वजह है तुम्हारे पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे। खैर, हमारे क्लास में एक नई बच्ची आई है, इसका नाम है टैंग टैंग। बुसिंग फिर एक नया रूल सभी को बताता, इस इंटरनल एग्जाम में जिसका -30 पॉइंट से नीचे रहेगा वो स्कूल से एक्सपेल हो जाने वाला है। सर ऐसा रूल पहले तो कभी नहीं था, आप फिर से रिंजी को टारगेट कर रहे हो। देख लो, हेडमास्टर का खुद का साइन है इसमें। वैसे भी टैंग टैंग का -60 पॉइंट चल रहा है, मुझ पर शक करने से कुछ नहीं होगा। बुसिंग का जाते ही मिंजू टैंग टैंग से दोस्ती करने का कोशिश करती, लेकिन वो तो इग्नोर मार देती। और ठीक ऐसा बाई के साथ भी होता। टैंग टैंग चुपके से जाकर बुसिंग को कहती उसे जल्दी से मिशन देने के लिए, जिससे वो अपना पॉइंट बढ़ा सके। तभी उसके साइड से रिंजी निकलता, ये कहते हुए उसे भी मिशन में जाना है। टैंग टैंग गुस्से से उस पर अटैक करने जा रही थी। मेरे सामने लड़ोगी, मार्क्स काट दूंगा। बुसिंग बताता ये मिशन एक ग्रुप टास्क है और उसे नहीं लगता ये प्रॉब्लमेटिक क्लास कभी कर भी पाएंगे, तो वो चले जाता। चलो इस बारे में सबसे बात करते हैं। टैंग टैंग उसे इग्नोर मार रही थी, तब रिंजी उसका हाथ पकड़ कर कहता, तुम मेरा दोस्त क्यों नहीं बन जाती हो? पर क्यों? क्योंकि सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं और मैं भी। इनका क्लास पहुंचते ही सियान एक बहुत ही बड़ा आरोप लगा देता टैंग टैंग पर, वो एक कल्ट का मेंबर है। सियान के दादाजी ने उसे एक बार बताए थे टैंग सेक्ट का लीडर और इविल कल्ट कुछ प्लान करते हुए एक बार पकड़ाए थे, और वो टैंग टैंग के पेरेंट्स थे। जैसे सबको पता चला, उन लोगों ने पनिशमेंट के डर से सुसाइड कर लिया। इसका मतलब वो भी बुरी है। अरे जस्टिस लीग में कोई बुरा आदमी कैसे आ सकता है? ये भी तो हो सकता है वो अच्छी हो। सारे लोग अपना मुंह फेर लेते, हम सब कोई ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहते एक इविल लड़की से। रिंजी सबको विश्वास दिलाने लगता है ये बुरी नहीं है। तब टैंग टैंग ये बोलकर भाग जाती, उसे भी किसी का ट्रस्ट नहीं जीतना है। हमारे इस प्रॉब्लमेटिक क्लास की वजह से हमें मिशन मिलने के बाद भी हम अपना पॉइंट नहीं बढ़ा पा रहे। जैसे बाकी बच्चों को पता चलता वो मिशन करके भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं, ये सीधा निकल जाते अपना मिशन पूरा करने। इन्हें 10 पार्ट अलॉट होता और शाम तक इन्हें पूरा फसल को काट कर हटाना था। जहाँ कुछ बच्चे गंडमस्ती में भिड़े हुए
थे बिल्कुल भी सीरियस नहीं होकर वहीं कुछ जी जान लगाकर मेहनत भी करते। मिंजू रिंजी से पूछती, तुम डार्क लॉर्ड का बेटा होते हुए भी इतने अच्छे से काम कैसे कर पा रहे हो? मुझे आदत है खेती बाड़ी करने का, हमारा डाउनफॉल के बाद मैं ही तो ये सब करता था। उतने में टैंग टैंग अपना पार्ट का फसल बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर पॉइंट लेने जाती तो उसे कहा जाता पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब सब अपना मिशन कंप्लीट कर यहाँ आएंगे। टैंग टैंग जानती थी इन चूतियों की वजह से उसे भी उसका पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो वो उनका ही फसल काटने लगती, क्योंकि समय बहुत ही कम है और काम बहुत ही ज्यादा। सभी देखते टैंग टैंग को उनका ही फसल काटते हुए तो इन्हें लगता है ये हमारे से कंपटीशन कर रही है क्या, कौन सबसे ज्यादा फसल काटता है। तो ये भी जोश में आकर अपना काम करने लगते। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं लेकिन काम आधा भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। रिंजी पूछता टैंग टैंग को, तुम ये कौन सा टूल यूज कर रही हो? टैंग टैंग उसका अच्छा बिहेवियर को याद करते हुए उसे टूल देने के साथ इन सारे चूतियों को भी दे देती और इससे काम बहुत ही जल्दी हो रहा था। शाम तक ही अपना पूरा काम कंप्लीट कर चुके रहते और बहुत खुश भी थे। इन सबको 10 पॉइंट्स मिलेगा। तभी इन्हें पता चलता इन सबको 10 पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, 10 पॉइंट्स में से एक पॉइंट सबको मिलेगा। सियान अपना गलती मानते हुए टैंग टैंग को सॉरी कहता और सभी के इतना सपोर्ट की वजह से वो बहुत खुश हो जाती। तभी इन्हें नेक्स्ट मिशन मिलता जिसमें लड़के और लड़कियां अलग अलग होकर बाथ हाउस साफ करने वाले हैं, यानी कि रिंजी का भांडा खुल सकता है। बाथ हाउस पहुंचकर रिंजी सोचता जब तक उसने कपड़ा पहना हुआ है तब तक तो वो बचा रहेगा। तभी रिंजी देखता टैंग टैंग का क्लीनिंग गैजेट को टूटा हुआ तो वो और मिंजू उसका मदद करने लगते। उसी समय उनकी क्लास की एक लड़की प्रैंक कर देती इन पर पानी गिराकर। अब सब लोग गीले हो चुके हैं तो प्लान बनता नहाने का और सारी लड़कियां पानी में उतर आती। बेचारा रिंजी यहाँ से भाग रहा था तब उसके कपड़ों में टैंग टैंग का पट्टी फंस जाता और यहीं पर उसका पैंट खुल गया। मिंजू शर्म से अपना मुंह छुपा लेती लेकिन बाकी लड़कियां रिंजी का मदद करने उसके पास आते। उसी वक्त इन्हें साइड के बाथ हाउस से आवाज आता लड़कों का चिल्लाने का और ये सब वहां जाने लगते। इस जगह में अब खाली ये दोनों बच्चे हैं। रिंजी टैंग टैंग को कहता दूसरी ओर देखने के लिए क्योंकि वो बहुत ही साई पर्सन है। रिंजी अपना पैंट पहनते पहनते पानी में डूबने लगता। वो कुछ पकड़ने का कोशिश करता तो टैंग टैंग के कपड़े खुल जाते और उसका बॉडी मिलता सिर्फ चोट से लिपटा हुआ। रिंजी जब तक ये सब चीजों का वजह पूछ पाता उतने में लड़ाई का आवाज बढ़ जाता और वो वहाँ पर जाकर देखते तो ये मोटा बच्चा सबको परेशान कर रहा है। हट जाओ, मुझे पहले नहाने दो, तुम सब प्रॉब्लमेटिक क्लास के बच्चे पानी गंदा कर दोगे। सियान उन पर बहुत ही भड़क रहा था। तभी टैंग टैंग उनके पास जाकर अपना सर झुकाते हुए उन्हें मास्टर बोलती और ये उसे चाबुक से मारने लगता। कहाँ थी तुम तब से? ये उसे और मार पाता रिंजी इनके बीच आ जाता पर ये मोटा अभी भी नहीं रुककर रिंजी पर पानी डाल देता। गुस्सा होकर रिंजी उन्हें मारता उससे पहले मिंजू उसे रोक लेती। मत लड़, तेरे पॉइंट्स काटे जाएंगे। इंचार्ज आते इस मोटे का 20 पॉइंट काटने तो वो सारा इल्जाम टैंग टैंग में लगा देता और ये बेचारी स्वीकार कर लेती ना चाहते हुए और उस मोटे के वजह से तो इसका पॉइंट्स का खाता माइनस में चल रहा है। अब चलो भाग जाओ, मुझे नहाना भी है। 1 मिनट, ऐसा तो कोई रूल नहीं था प्रॉब्लमेटिक क्लास नहीं नहा सकती। सर, हमारा स्कूल इन नाकाम बच्चों में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? बेटा यहाँ लड़ना मना है लेकिन मैं तो तुम्हें लड़वा सकता हूँ, तो लड़ो और इस मामला को सुलझा लो। इस मोटे का यही टाइम टाइम फिक्स हो जाता और वो कहता वो खुद चूज करेगा अपना ओपोनेंट और ये गधा सबसे कमजोर ओपोनेंट को सोचकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को चूज कर लेता। तब वो अपने सर्वेंट टैंग टैंग को लड़ने भेज देता। ठीक है, जीतने वाले को मिलेगा 10 पॉइंट्स और हारने वाले को -10, यानी कि तुम ये मैच हारी तो स्कूल से बाहर। और हाँ, मार्शल आर्ट कोई नहीं यूज करने वाला है, इससे हमारा स्कूल का प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। मैच हो जाता शुरू जहाँ रिंजी खाली डॉज ही कर रहा था टैंग टैंग का अटैक्स। फिर उसके पास जाकर उसे रोकता भी ये सब करने के लिए, मुझ पर अटैक करो। तभी रिंजी को एक अटैक लग जाता पर वो तुरंत उठ खड़ा होता। टैंग टैंग जानती थी रिंजी का अच्छा बिहेवियर की वजह से वो उस पर अटैक तो नहीं करेगा, इसलिए वो पूरा जगह को धुआं धुआं करके रिंजी को सब चीजों के लिए याद कर उसे थैंक यू कहकर एक बड़ा सा धमाका कर देती। धुआं हटता तो टैंग टैंग हारी हुई मिलती। बू सिंह रिंची को 10 पॉइंट्स दे देता और टैंग टैंग का 10 पॉइंट्स काट देता। सर, मैं कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। रिंची एक कल्ट का मेंबर है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैं टैंग टैंग को बहुत समय से जानता हूँ। वो एक इंट्रोवर्ट है और वो उस इंसान का तो कभी नहीं मदद करेगी जिससे वो तुरंत मिली हो, यानी कि इन दोनों का एक रिश्ता है, वो है कल्ट का मेंबर होने का। इस मोटे का बातों में अभी भी कोई विश्वास नहीं करता तो वो एक हेयर पिन निकालता जिसे देखते सब डरने लगते क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक
डीमन लस्ट क्वीन का वेपन है जो इंसानों को कच्चा खा जाती थी। लेकिन तुम इसे यहाँ लाए क्यों हो? ये मुझे मिला था टैंक टैंक के पास से, जब वो मुझे मिली थी उसके पेरेंट्स का सुसाइड करने के बाद। ये सच नहीं है, ये हेयरपिन मेरे मम्मा का एक आखिरी निशानी है। बूसिंग गुस्से से इस मोटे के हाथों से ये छीन लेता। पागल हो गए हो क्या तुम? अगर इसे यहाँ डीमंस ढूंढते हुए आ गए तो क्या करोगे तुम? यहाँ पर कोई भी कल्ट का मेंबर नहीं है, हेडमास्टर ने खुद से सबका चेक इन किया। बूसिंग फिर उस मोटे का हरकतों को एक आखिरी वार्निंग देते हुए यहाँ से चले जाते और उसके साथ ये मोटा टोली भी निकलते बनते। तब यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा हो जाता। सब फिर से शक करने लगते टैंक टैंक पर, लेकिन इस बार उसके सपोर्ट में कई लोग खड़े थे। फिर भी बेचारी ये सब सहन नहीं कर पाती और यहाँ से भाग जाती। रिंजी बात हाउस के बाहर आकर ली को बुलाता और पूछता टैंक टैंक का परिवार और पापा का कोई रिश्ता था क्या। हाँ, डार्क लॉर्ड अक्सर उन्हें इनविटेशन देते रहते थे हमें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो हर दम उन्हें मारकर भगा देते। इसका मतलब टैंक टैंक का कोई रिश्ता नहीं हमारे कल्ट से। मिंजू रिंजी को ढूंढते हुए यहाँ आ जाती तो ली यहाँ से भाग जाता। फिर ये दोनों टैंक टैंक के लिए कुछ प्लान करते, जिसके बाद रिंजी एक निंजा की तरह पहुंच जाता उस मोटे के अड्डे में और अंदर झांकने पर पाता ये मोटा टैंक टैंक पर गुस्सा कर रहा है। सबके सामने उसका बेइज्जती जो हो गया, इसलिए वो चाहता है टैंक टैंक प्रॉब्लमेटिक क्लास का कोई बच्चे को उठवा उसका भेष डार्क लॉर्ड के जैसे बदल दे। फिर ये उसे फंसाकर हीरो बन जाएगा सबके सामने। टैंक टैंक अब उन्हें दोस्त मानने लगी थी तो वो तुरंत इसे मना कर देती, जिसकी वजह से वो उस पर चाबुक चलाने लगता उसका बात नहीं मानने की वजह से। तभी रिंजी पहुंचकर उन्हें रिवर्स कर देता, उसे मार मार कर। कौन हो तुम? मैं डार्क लॉर्ड का बेटा। ये मोटा इतना मार खाता जो उठ ही नहीं पाता, मगर टैंक टैंक रिंजी पर अटैक कर देती अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए। रिंजी अपना जान बचाते हुए स्कूल के ग्राउंड में आ जाता और टैंक टैंक अभी भी उस पर अटैक कर रही थी, तो रिंजी एक बहुत ही खतरनाक हमला करने के साथ उसे रोक देता और टैंक टैंक घायल हो जाती। उसी समय रिंजी सामने के एक मसाल जला देता, जिससे सभी जगने लगते। मिंजू अपने क्लासमेट्स को लाकर एक्टिंग करती, टैंक टैंक खतरे में है डार्क लॉर्ड से। तभी हेडमास्टर आकर टैंक टैंक को बचा लेते। अभी इस डार्क लॉर्ड के बेटे को बताता हूँ। शांत हो जाओ, बच्चों में खतरा आ सकता है। रेंजी खुद से एक बड़ा सा धमाका कर देता और धुआं का फायदा उठाते हुए टैंक टैंक को कहता अटैक करो मुझ पर। टैंक टैंक इमोशनल होकर रोने लगती। धुआं हटता तो रिंजी बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उसी वक्त ली यहाँ आकर स्क्रिप्ट के अनुसार कहता तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ डार्क लॉर्ड का बेटे को घायल करने का? अब से डीमन समाज तुम्हें अपना दुश्मन मानता है, तो बचकर रहना हमसे। भाग लो जल्दी से। रुको जरा, क्या मजाक चल रहा है? क्या तुम अपने मन से आ जा सकते हो? अरे अंकल हमें जाने दो, अगर कोई इमरजेंसी हो और उसे बातों में उलझाना जरूरी है क्या? इस बार तो ये बहुत बुरा फंसे थे। एक तो हेडमास्टर इनकी तरफ बढ़ रहा है, दूसरा ऊपर से बूसिंग इन पर अटैक कर देता। ली मौका का फायदा उठाता और बैरियर का टूटने की वजह से यहाँ से निकलते भागता अपना जान बचाकर। वहीं ये दोगले फिर से अपना गलती मानकर सॉरी बोलते टैंक टैंक को। तभी इन्हें रिंजी नहीं दिखता तो इनका शक जाता रिंजी को ज्यादा ही नहीं डार्क लॉर्ड के बेटे के जैसे दिखता है। उसी समय मिंजू रिंजी को लेकर आती और सबको बताती इस बेचारी पर अटैक हो गया था, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। रात के सोने समय में रिंजी बताता टैंक टैंक को शायद मेरा असलियत पता चल गया। क्या? माफ करना पर ये पूरा एनिमे यहीं खत्म होता है। अगर तुम अपने मम्मी को प्यार करते हो तो इस वीडियो को तुम सब्सक्राइब करके जाओगे, और अगर अपनी इमेजिनरी क्रश को प्यार करते हो तो तीनों करके जाओगे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। Anyway,